हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली एक कुहना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। मानचित्र 1, यहाँ पे मानचित्र 1 है। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। ये रहा हमारा मानचित्र। यहाँ पर हमको कहा गया है कि हम दिल्ली में क्या क्या देखें। देहली एक कोहना ये रहा, सीरी ये है और जहाँपनाह नगर ये है। दिल्ली के शासक राजपूत वंश, तोमर, चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तोमर में है अनंगपाल, चौहान में है पृथ्वीराज चौहान और प्रारंभिक तुर्की शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। और ये आरंभिक 12वीं शताब्दी, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हैं 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक जितने भी हुए हैं, शुरुआत 1206 में हुई और अंत है 1290 में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसके बाद हमारा खिलजी वंश आ जाता है जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक और अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 तक। फिर तुगलक वंश जो 1320 से आता है और 1414 तक रहता है और खिलजी वंश 1320 में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। यहीं पे फिर सैयद वंश आ जाता है 1414 से 1451, जिसमें खिज्र खान 1414 से 1421 तक रहा और लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी 1451 से 1589 तक। ये जो 1526 है, फिर यहाँ पे पानीपत का युद्ध हो जाएगा। ये है अलाई दरवाजा और ये है इल्तुतमिश का मकबरा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तारीख का बहुवचन है तवारीख। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित
व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के बल पर महत्व देते थे। यहाँ पर है चित्र नंबर 1, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, और जिल्द तैयार करना। यहाँ पर जो हम पहला चित्र देख रहे हैं, कागज तैयार हो रहा है, यहाँ पे लेखन कार्य हो रहा है, यहाँ पे पिघलाया जा रहा है और यहाँ पे जिल्द तैयार की जा रही है। प्रश्न, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी आंतरिक प्रश्न हैं उन्हें हम चैप्टर खत्म करने के बाद लेंगे। न्याय चक्र क्या होता है? 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद क्या होता है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध आता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। मानचित्र 2, शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। यहाँ पर जितने भी शहर दिख रहे हैं ये सब इल्तुतमिश द्वारा जीते गए थे। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं।
13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, देखें मानचित्र 3 में, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लीं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को पराजित किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। मानचित्र 3 है ये। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान दिखाया गया है इसमें। और ये चित्र नंबर 2 है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना अर्थात पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर ये जो है ये जामा मस्जिद है। मस्जिद क्या होती है? यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा अर्थात घुटने और माथा टेक कर सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश मतलब खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। चित्र 3, ये चित्र तीसरा है। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह अर्थात विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी।
तो ये है वो मस्जिद। मानचित्र 1 में जहाँ पनाह को ढूंढिए। तो हमारे सामने जो मस्जिद दिख रही है इसका नाम बेगमपुरी मस्जिद है। तो ये रहा जहाँ पनाह। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यहाँ पर हमें चित्र 4 दिख रहा है। चित्र 4 मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो ये जो दिख रहा है ये मोठ की मस्जिद है जो सिकंदर लोदी के मंत्री ने बनवाई थी। और ये चित्र 5 है। चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित हुई है। जमाली कमाली की मस्जिद। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। आश्रित क्या होता है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्बार नामक कलाल अर्थात शराब बनाने और बेचने वाला, फिरुज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कर कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा कर मवेशियों पर लगता था तथा तीसरा कर घरों पर लगता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित किया हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सिसियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान में जो है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ है मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया।
सैनिकों के मानचित्र 1 में गैरिसन शहर को ढूंढिए। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो ये था अलाउद्दीन का काम। अब हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सिसियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर गैरिसन का मतलब होता है छावनी और गैरिसन शहर का मतलब होता है एक ऐसा शहर जो रक्षा उद्देश्यों के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब एक आर्मी सिटी कह सकते हैं, एक तरह का आर्मी के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर यही था कि पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मतलब सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ये था अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक में अंतर। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपनी रक्षा के लिए सेना इकट्ठी कर रहा था और मोहम्मद तुगलक दूसरे देशों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद
1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। हुमायूं को परास्त कर दिया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक रहा था ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अन्यत्र 3 श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड मतलब धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। कुछ बीज शब्द हैं, इन्हें देखते हैं। इक्ता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज। दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इसके आंतरिक और बाद में आने वाले क्वेश्चंस को लेंगे और उनके आंसर देंगे। पाठगत प्रश्न मतलब आंतरिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो उत्तर है 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त शब्द है। प्रश्न नंबर 2, मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो उत्तर है, मिनहाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था।
रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजिया सुल्तान के विचार मिन्हाज सिराज के विपरीत थे। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम था। प्रश्न नंबर 3, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? उत्तर है, सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। प्रश्न नंबर 4, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? तो उत्तर है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, फिरुज हज्जाज नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पाए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। प्रश्न नंबर 5, सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उसके अनुसार सरदार चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब हम पाठ्य पुस्तक के बाद में आने वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो उत्तर है, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। दूसरा प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो उत्तर है, फारसी भाषा थी। तीसरा, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। प्रश्न नंबर 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से आया था, जो आज अफ्रीका में पड़ता है। आइए समझें। प्रश्न नंबर 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? तो उत्तर है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। प्रश्न नंबर 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? तो उत्तर है, मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा,
उन्हें कोई भी इक्ता अर्थात क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। और चौथा, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और पांचवा, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। प्रश्न नंबर 9, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तो उत्तर है, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थीं। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो उत्तर है, आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? तो उत्तर है, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है। पहला कारण, कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण। दूसरा कारण, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। और तीसरा, बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई। प्रश्न नंबर 12, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखा चित्र बनाइए। तो उत्तर है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें। ये प्रसिद्ध इमारतें हैं। एक तरफ निर्माणकर्ता और निर्माण वर्ष है। तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 से 1208 ईस्वी के बीच बनवाया था। दूसरा, हौज खास दिल्ली में है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1305 ईस्वी में। तुगलकाबाद का किला जो कि दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था 1321 से 1325 ईस्वी के बीच। चौथा, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 ईस्वी में। और पांचवा, खिड़की मस्जिद जो कि दिल्ली में है, मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी 1326 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिससे चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
तुर्कों का आक्रमण। अलप्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक, तुर्क राज्य का। सुबुक्तगीन भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। और मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। खिलजी वंश में जलालुद्दीन, अलाउद्दीन। तुगलक वंश में गयासुद्दीन, मोहम्मद, फिरोज शाह। और सैयद वंश में खिज्र, मोहम्मद लोदी वंश। और वंश बहलोल, इब्राहिम लोदी। मतलब ये लोदी वंश के हैं। लोदी वंश में बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख तथा तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी राजस्व तभी चुकाते जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मिनहाज सिराज ने कहा, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली एक कुहना मतलब पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, घुटने और माथा टेकते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश मतलब खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है और ये भारत में पश्चिम की ओर पड़ती है। खिलजी और तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम ही वे सैनिकों को तनख्वाह देते थे।
जो राजस्व के रूप में मिलती थी रकम, उसी से सैनिकों को वो तनख्वाह भी देते थे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर लगता था और तीसरा घरों पर। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जैसे अफगान, राजपूत, शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और जो कुछ भी आपको सुझाव देने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।